वंदे मातरम दोस्तों, मैं आरपी सिंह कविया आप सभी का स्वागत करता हूं ह्यूमन ज्योग्राफी के हमारे थर्ड चैप्टर पॉपुलेशन कंपोजिशन के सेशन 4 में, जिसमें हम लोग 2 पॉइंट्स साक्षरता और व्यावसायिक संरचना यानी लिटरेसी और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम लेते हैं लिटरेसी। लिटरेसी हम किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन कंपोजिशन में लिटरेसी की स्टडी क्यों करते हैं, इसके इसके बारे में डिस्कशन क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि यदि किसी भी कंट्री में वहाँ की पॉपुलेशन में लिटरेट पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन यदि ज़्यादा रहता है तो वो एक अच्छा इंडिकेटर होता है। यानी लिटरेसी किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन का इंडिकेटर है। किस चीज़ का इंडिकेटर है? यह है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। यानी जिस कंट्री में वहाँ की टोटल पॉपुलेशन में लिटरेट पॉपुलेशन का यदि प्रोपोर्शन ज़्यादा है, यानी किसी भी देश की जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या का अनुपात यदि ज्यादा रहता है, तो वो वहां के सामाजिक आर्थिक विकास को दर्शाता है, उसका सूचक होता है। सामाजिक आर्थिक विकास या इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, यह हमें बताता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी रहन सहन का स्तर कैसा है, सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल, समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, या अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, यानी वहां उस देश में शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता किस तरह की है। और इन सब के चलते हुए हमें इस बात का पता चलता है कि वहां की जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज किस तरह की बनाई जाती है, यानी सरकार की नीतियां कैसी है, उनके बारे में हमें पता चलता है। तो ये साक्षरता की स्टडी हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का पता चल जाता है। यहां पर एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आता है। ये कहा जाता है कि आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों है, इसे समझाइए। या लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिटरेसी, एक्सप्लेन। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करें? इसको एक्सप्लेन हम इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमें बात कर रहा है आर्थिक विकास की, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस रेफरेंस में ले रहे हैं? ये कह रहा है कि जो साक्षरता है, यानी जो लिटरेसी है, वो लिटरेसी की वजह से ही आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी साक्षरता की वजह से आपका आर्थिक विकास है। इन दोनों का रिश्ता कैसा है? इसका रिश्ता यह है कि साक्षरता यदि अधिक होती है तो उससे आर्थिक विकास भी अधिक होगा। दूसरी या कहें लिटरेसी यदि ज्यादा है प्रोपोर्शन में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा। साथ ही साथ इसका रिवर्स क्या है? यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो लिटरेसी रेट बढ़ेगी, यानी आर्थिक विकास होता है तो साक्षरता बढ़ेगी। तो इस तरह से अब क्या हुआ? साक्षरता कारण भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से साक्षरता है तो ये इसका परिणाम भी है। तो यहां हम देखते हैं कि जिस किसी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है वहां पर उस कंट्री के अंदर सोशल स्टेटस फीमेल्स का अच्छा होता है। इसकी वजह से क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है तो लोग एजुकेशन फैसिलिटीज जो है उनको अफोर्ड कर पाते हैं। उनको अफोर्ड कर पाते हैं तो कंट्री डेवलप करता है और उसी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिटरेसी। हालांकि ये पूछा गया क्वेश्चन नहीं है बहुत बार, लेकिन यहां डिस्कस कर लेना जरूरी है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में लिटरेसी का क्या किस तरह से लिया जाता है। इन इंडिया लिटरेसी, भारत में लिटरेसी कैसी है? तो अब तक हम जो पढ़ते हैं उसमें हमने सिर्फ दो ही बातें पढ़ी थी। पहली बात पढ़ी थी कि लिटरेसी में हम 7 ईयर्स की एज ग्रुप या उससे ज्यादा, उससे अबव के एज ग्रुप के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। यानी 7 वर्ष की आयु या इससे अधिक आयु वाली जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसी को हम साक्षरता के लिए एक क्राइटेरिया, एक दायरा मानते हैं। तो पहला तो एज ग्रुप के हिसाब से 7 साल का यानी 7 ईयर्स की एज मिनिमम होनी चाहिए या इससे ज्यादा का हो। अब कंडीशंस क्या लगा देती है? ऐसे लोग जो 7 साल या इससे ज्यादा के हैं उन्हें हु इज एबल टू रीड एंड राइट, उन्हें लिखना भी आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए। तो अब तक हम जो स्टडी करते हैं उनमें हमने ये दो ही चीजें देखी, हु इज एबल टू रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में उन्हें पढ़ना या लिखना आना चाहिए। लेकिन यहाँ 12th स्टैंडर्ड पर हम इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं, यह है एबिलिटी टू डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन विद अंडरस्टैंडिंग। यानी इतना ही काफी नहीं है कि किसी भाषा में उसे रीड और राइट करना आ रहा हो, बल्कि इससे कहीं ज्यादा उसे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस का भी ज्ञान होना चाहिए, अर्थमेटिक कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग उसमें होनी चाहिए। तो अब हम कह सकते हैं कि भारत में यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसकी एज 7 ईयर्स 7 साल या उससे अधिक आयु का है,
साथ ही साथ वो किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है और उसमें अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता हो, तो उस व्यक्ति को हम साक्षर कहते हैं। तो भारत में साक्षरता की ये डेफिनेशन, ये परिभाषा दे दी गई है। सो वी कैन से इन इंडिया लिटरेसी रेट डिनोट्स द percentage of population above 7 years of age who is able to read, write and have ability to do arithmetic calculation with understanding. नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या व्यावसायिक संरचना। स्ट्रक्चर में हम किसकी बात करते हैं? हम ये बात करते हैं कि हमारे कंट्री की या किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की पॉपुलेशन होती है जिसे वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है। ये वर्किंग पॉपुलेशन आपके 15 टू 59 ईयर्स एज ग्रुप की होती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट या वेरियस जो ऑक्यूपेशंस होते हैं उन वेरियस ऑक्यूपेशंस में इंगेज होती है, यानी अलग अलग तरह के वो काम कर रही होती है ताकि वो पैसा कमा सके और अपनी लिवलीहुड चला सके, अपनी आजीविका चला सके। ये जो ऑक्यूपेशंस हैं, ये ऑक्यूपेशंस कौन कौन से हो सकते हैं या ये व्यवसाय कौन कौन से हो सकते हैं? दीज आर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन एंड अदर अनक्लासिफाइड सर्विसेज। ये व्यवसाय कौन कौन से हो गए? ये व्यवसाय हो सकता है कि हो सकता है इस 15 से 59 आयु वर्ग के जो लोग हैं वो कृषि के कार्य में लगे हुए यानी खेती बाड़ी में लगे हों, वानिकी यानी वनों के ऊपर निर्भर हों, मत्स्यन यानी मछलियों को पालने का काम कर रहे हो, या विनिर्माण यानी जितना भी दोबारा से प्रौद्योगिकी है जिसमें हम एक ही चीज को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं वो विनिर्माण या निर्माण। निर्माण मतलब जितने भी आपके रोड्स हैं, भवन निर्माण है, उन सभी में कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, या व्यावसायिक परिवहन सेवाएं और संचार या अन्य अवर्गीकृत सेवाएं हो सकती है। तो ये इस आयु वर्ग के लोग हैं वो अलग अलग व्यवसाय में लगे रहते हैं, ये सारे व्यवसाय हो सकते हैं। अब इन सभी व्यवसायों को हम अध्ययन की दृष्टि से और ज्यादा बेहतर समझने की दृष्टि से चार वर्गों के अंदर चार कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। तो ये चार कैटेगरीज, ये चार वर्ग कौन से हैं? ये पहला वर्ग है प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं, द्वितीय क्षेत्र की क्रियाएं, तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं और चतुर्थ क्षेत्र की क्रियाएं। यानी इंग्लिश में हम इन्हीं को कहते हैं प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज और टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज एंड क्वार्टरनरी सेक्टर एक्टिविटीज। तो अब तक प्रीवियसली जो हमने डिस्कशन किया उसमें हमने इन तीन के बारे में ही डिस्कशन किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। लेकिन यहाँ पर हम 12th स्टैंडर्ड में क्वार्टरनरी सेक्टर एक्टिविटीज के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज में वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो इसमें शामिल करेंगे, यानी वो कौन कौन सी ऑक्यूपेशन है जिनको हम प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज के अंदर शामिल करते हैं। तो दीज आर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एटसेट्रा। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग, माइनिंग, ये जो एक्टिविटीज है इनको हम प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज में शामिल करते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन आदि ये प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं कहलाती हैं। सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज आ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ? एक बार जिस चीज का प्रोडक्शन हो चुका है उसी प्रोडक्ट को और ज्यादा बेनिफिशियल या और ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए उसी को अगेन प्रोसेस किया जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज में शामिल होती है। उदाहरण के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर से हम वीट लेते हैं या फिर हम शुगर केन का प्रोडक्शन लेते हैं, तो ये तो फर्स्ट प्रोडक्शन हो गया जो प्राइमरी सेक्टर में आया। अब इसी प्रोडक्शन को, इसी प्रोडक्ट को, गन्ना हमने लिया है तो इसी प्रोडक्ट को हम ज्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको हम वैल्यू एड करते हैं। वैल्यू एडिड के लिए क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसी शुगर केन की हम शुगर बना लेते हैं या फिर उसकी जैगरी बना ली जाती है। तो अब क्या हुआ, ये प्रोसेस्ड हो गया और पहले से ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है जिनमें हम रॉ मटेरियल को ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट के तौर पर तैयार करते हैं, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज कहलाती है। तो ये आपके द्वितीय क्षेत्र की क्रियाएं जिन्हें विनिर्माण संबंधी कार्य भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज, या इसी को हम तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं या सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, कौन कौन से ऑक्यूपेशन इसमें आते हैं? इसमें आते हैं ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एटसेट्रा, यानी व्यापार, परिवहन और संचार, इससे संबंधित जो भी सेवाएं हैं वो आपकी सारी तृतीय क्षेत्र की क्रियाओं में शामिल की जाती है। अब जो नया सेक्टर आया था जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर एक्टिविटीज, ये क्या है? ये जो एक्टिविटीज हैं इनमें हम हाईली जो एडवांस्ड स्किल बेस्ड या एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एक्टिविटीज हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं। पहला इसमें आता है रिसर्च या डेवलपिंग आइडियाज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रिसर्च के जरिए हम क्या करते हैं, हम नई नई चीजों के बारे में पता लगाते हैं
कि उनके परिणाम क्या हो सकते हैं, वो किस तरह से हमारे काम में आ सकती है। जैसे नई दवाओं के बारे में पता करना, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो इससे कोरोना की बीमारी का इलाज ढूंढा जा रहा है, इसके लिए रिसर्च का काम चल रहा है अलग अलग देशों में। तो अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, जैसे ही ये दवा बन करके तैयार हो जाती है तो इसका दवा बनने के पीछे का वजह क्या रहेगी, एक बहुत लंबे समय का रिसर्च। तो रिसर्च क्या करती है, हमें नए क्षेत्र की तरफ आगे लेके जाती है। डेवलपिंग आइडियाज का मतलब क्या होता है कि भविष्य में वर्तमान से जुड़ी हुई घटनाओं का क्या परिणाम हो सकता है, उसके बारे में विचार करना, और विचार करके और भविष्य में होने वाली घटना के बारे में वर्तमान में ही सचेत कर देना, ये आपके डेवलपिंग आइडियाज होता है। जैसे आजकल हमारे वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग की जो थ्रेट्स है, तो इनके बारे में अभी हमने इनको प्रॉपरली फेस नहीं किया है, लेकिन आज ही जो हमारा काम चल रहा है तो नए नए आइडियाज विकसित हो गए कि इनका भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है। तो ये डेवलपिंग आइडियाज है। इसी तरह से यदि हम सोशल साइंसेज में बात करते हैं तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पर आपके इलेक्शंस होते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म्स होती है और फिर वो पॉलिसी मेकिंग का काम करती है। तो भविष्य में कौन सी वाली पार्टी या किस विचारधारा की पार्टी को इलेक्शंस में मैंडेट मिलता है या वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, तो इस तरह की बातें आज बड़े सारे थिंकर्स हैं जो उनके बारे में विचार करते हैं और हमें भविष्यवाणी के तौर पर बताते हैं। तो ये हो गया डेवलपिंग आइडियाज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समय के साथ साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी के साथ में ग्रोथ हुई है। जैसे पहले हम 2G की बात करते थे, फिर 3G की करने लगे, फिर 4G की बात करने लगे, और अब हम 5G की बातें करने लगे कि आने वाले समय में हम इस टेक्नोलॉजी को यूज में लेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ क्वार्टरनरी सेक्टर एक्टिविटीज हैं, इनमें जो लोग इंगेज्ड हैं वो हाईली स्किल्ड और नॉलेजेबल पर्संस होते हैं जो क्वार्टरनरी सेक्टर एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ऑल फोर सेक्टर्स हैं, चारों जो वर्ग हैं, इन चारों क्षेत्रों से हम किसी भी देश की इकोनॉमिक स्टैंडर्ड का पता लगा पाते हैं कि उस कंट्री की इकोनॉमिक स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्तर किस तरह का है। तो ऐसे कंट्रीज जहां पर वहां की कार्यशील जनसंख्या यानी वर्किंग पॉपुलेशन का ज्यादातर जो पार्ट है, ज्यादातर हिस्सा है, वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज में लगा हुआ है, यानी ज्यादातर आबादी कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन, इस तरह की क्रियाओं के अंदर लगी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि उस देश का विकास ज्यादा नहीं हुआ है, वो अभी अल्प विकसित देश यानी अंडर डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आता है। दूसरा हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज और टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज। यदि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन का ज्यादा हिस्सा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज के अंदर इंगेज है, तो ये इस तरफ इंडिकेट करती है कि हमारा जो कंट्री है वो कंट्री फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री या फिर डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आने वाला है। ये हमें सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर इंगेज पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से पता चलता है। फिर यदि ऑक्यूपेशन वाइज हम बात करते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर एक्टिविटीज की, तो यदि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन का जो एक हिस्सा है वो क्वार्टरनरी सेक्टर एक्टिविटीज में ज्यादा इंगेज है, यानी रिसर्च, डेवलपिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं हाईली स्किल्ड जो सेक्टर्स है उनमें यदि लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि उस कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा है, यानी वो एक डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आता है। सो हियर टुडे वी डिस्कस्ड लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी हमने बात करी साक्षरता और व्यावसायिक संरचना की। इस पार्ट से हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पहुंचे जाते हैं, और जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे गए हैं वो या तो यहाँ से पूछा जा सकता है 6 व्यावसायिक संरचना से कि इन सेक्टर्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है, तो अभी हमने डिस्कस किया उसको हम बता सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता एवं कारण एवं परिणाम दोनों है, इसको समझाइए, तो इसके बारे में हमने पूर्व में डिस्कशन किया। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझा पाया होऊंगा इस ये जो 2 टॉपिक्स हमारे रह गए थे इस चैप्टर के, और नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों से कनेक्टिविटी बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।